हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन अकेडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। मैं हूं शमीम और मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिलहाल पॉलिटी की क्लासेस राजस्थान एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। पहले मैं अपना एक इंट्रो दे देती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन साइंस बायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किया है। पिछले 6 साल से मैं यूपीएससी और आरपीएससी आईएएस के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैंने खुद भी पढ़ाई की है, एक एक बार दोनों मेंस दिए हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को पढ़ाया भी है पिछले 1.5 साल में। और इसके अलावा कॉलेज में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी 2 साल काम किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी से हम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी आप भी जानते हो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एग्जाम्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का दी लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा स्टेप करना है। आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। ताकि इससे होगा क्या, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहां खुद को रजिस्टर करने के लिए राजस्थान एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपको वहां पर बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। तो आपको रजिस्टर करने के बाद देखिए क्या क्या मिलेगा। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। अब इन डेली लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर के साथ चैट भी कर सकते हैं, उसमें उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब वहां पर हम लोग आपको क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। क्लास तो एक्सप्लेन की ही जाएगी, साथ में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपके डाउट्स हाथों हाथ क्लियर होते रहते हैं सवाल जवाब जब चलते हैं तो। इसके अलावा लाइव टेस्ट क्विजेस भी चलते हैं। उनमें क्या होता है कि देखिए, जैसे आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी की है, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिपीट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, इवेल्युएट नहीं किया, तो फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है और कहाँ आप में अभी कमी है। तो उसके लिए आपको ये जो लाइव टेस्ट होंगे ये आपको देने चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन आपकी इवेल्युएट होती रहेगी और इसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है कि भाई आपको यहाँ पर ये जो है कि डिटेल पूरा आपका मार्किंग वगैरह आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। उसके बाद आप क्लास में एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। ये थी सेकंड चीज। इसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है कि जितने भी आरपीएससी के लिए उठाते हैं, जैसे आरपीएससी के अंडर भी कितने सारे एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो आरएस हो या फर्स्ट ग्रेड हो या एसआई का भी अलग से एग्जाम है, पटवार अभी आ रहा है हाल ही में। तो इन सब के लिए आपको अलग अलग कोर्स डिवाइड किए हुए हर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इससे आपको एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है कि टारगेटेड पढ़ाई करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की, आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस से मतलब है आपने मान लिया कि आपने एक क्लास कोई भी ले ली, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाए। कई दफ़ा कुछ टफ चीज़ें होती है जिनको हम बार बार पढ़ना चाहते हैं या हम उनको याद करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे और उसके बाद भी आपको सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो हैं वो आपको अपने डिवाइस पर रहेंगे। आप उनको बार बार देख सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं, लाख बार देख सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पर जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, वो भी घर बैठे। आपने इस साल जैसे नोटिस किया है कि ये पूरे साल में आप कुछ नहीं कर पाए, बाहर कहीं ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, एग्ज़ाम सर पे हैं, कई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो तैयारी के लिए बेहतर हो जाता है कि आप अनअकैडमी पे रजिस्टर करें और अनअकैडमी की सर्विसेज का आप घर बैठे बेनिफिट लें। यहाँ पर हमारे कोर्सेज जो हैं वो 12 मंथ हमारे कोर्स का वैल्यू है आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए 7000 रुपये मात्र। ये 7000 रुपये में आप एक साल अनगिनत बार अपनी क्लासेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइव क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, सवाल जवाब इवैल्यूएशन कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं
और हमारा, लेकिन ये जो कोर्स है 12 महीने का, अगर आप मेरा कोड खान 10 KHAN खान 10 आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको ये ही कोर्स 12 महीने का कोर्स आपको मात्र 6,300 रुपए का पड़ता है 1 साल की। अब देखिए 24 महीने की, 2 साल का कोर्स आपको 8,400 रुपए का मिल रहा है अन अकेडमी पे। आप सोचिए कि RS या RPSC का किसी भी तरह का एग्जाम आपको 2 साल सिर्फ कोई 8,400 रुपए में महज आपको मिल रहा है, तो आपको इससे क्या लाभ नहीं उठाना चाहिए। और इससे भी कम, ये भी नहीं, 8,400 तो है ही है, फिर से आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं खान 10 तो यही कोर्स 2 साल का आपको 7,560 रुपए में मिल जाता है, मात्र 7,560 रुपए। इतना इतना कम पैसे में आप अपनी तैयारी को अगर बखूबी कर सकते हैं तो इससे बेहतर आपके पास मौका नहीं है। तो आई थिंक आपको जल्दी से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, और ताकि आप अपने जोश खरोश में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके और अपने अंजाम तक, अपने अपने जो भी आपने एम, आपने गोल चूज किया हुआ है, आप उस तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक हम देखिए, मैं जो शुरू करने वाली हूँ वो है पॉलिटी। मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटी ही रहा है, लेकिन अब आपने अगर नोटिस किया है किसी भी स्टेट के एग्जाम में या सेंटर के एग्जाम में, पॉलिटी जो है या भारत का संविधान जो है या भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही हम जोड़ देते हैं NCERT। इस इंडिया का एक भी एग्जाम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जहां पर NCERT से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है, आपको सबसे पहले, आपको भले पटवारी की करनी हो या IAS की करनी हो, सबसे पहले आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि NCERT पढ़ें। NCERT एक तरह की बैकबोन है आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये बिल्कुल आपको ये पढ़नी ही चाहिए। हायर क्लासेस तो बाद की बात है, कम से कम NCERT पढ़कर अपना बेस तो क्लियर करें, अपना बेस स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो यही सोच के साथ मैंने आज NCERT 6 का चैप्टर 1 और 2, सामाजिक और आर्थिक जीवन फर्स्ट किताब का हमने चैप्टर 1 और 2, अध्याय 1 और 2, विविधता, डाइवर्सिटी आज उठाया है। और आज हम इस चैप्टर के बारे में, विविधता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि जो भी, अब ये पढ़ाने का एक और मकसद है कि ये एग्जाम की बैकबोन तो है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन में उतरने वाले सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, वो तो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, कोई बीटेक भी होते हैं, BE भी होते हैं, MBA भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का या नॉन आर्ट्स वाला बंदा भी क्लास को समझ सके या चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को बारीकी से समझ सके। तो इसी मेरी सोच के साथ मैं आज आपके सामने ये स्टार्ट करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मेरी क्लास से बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक और आर्थिक जीवन 1, अध्याय 1 और 2, डाइवर्सिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए डाइवर्सिटी में हमने कई सारी, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये दिखाने के लिए कि आपको एक पता रहनी चाहिए पृष्ठभूमि के, हम क्लास को कहाँ से पिक करेंगे और हम किस दिशा में क्लास को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेंगे आपका विविधता। विविधता है क्या? ये डाइवर्सिटी हमने देखी, एक आपने डायलॉग सुना होगा बहुत ज़्यादा जो चलता है, हमारा मेटाफोर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो विविधता है क्या, वो चीज़ के बारे में आज हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे विविधता और भेदभाव में अंतर क्या होता है। विविधता क्या है, भेदभाव क्या है, और इसके साथ ही एक असमानता का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगी कि असमानता और भेदभाव और विविधता कैसे अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कि विविधता कहीं भी, देश दुनिया में कहीं भी विविधता के कारण क्या है, क्यों है ये विविधता, कहाँ पहुंचे, क्या हम एक जैसे क्यों नहीं हैं, इसका क्या कारण क्या है। मैं
फिर उसके बाद हम इसके पढ़ते हैं विविधता के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी भी देश की व्यवस्था पर या उसकी राजनीति पर या हमारे सामाजिक और आर्थिक जनजीवन पर विविधता किस तरह से असर डालती है, ये भी हम यहीं पर समझेंगे। उसके बाद हमारी क्लास का दिशा रहेगा कि कोई भी देश अगर विविधतापूर्ण है तो उसमें भेदभाव को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है, ये हमारी एक डायरेक्शन रहेगी चैप्टर की मोटे मोटे तौर पर। तो अब हम पहला टॉपिक उठाते हैं कि विविधता क्या है। देखिए यहाँ लिखा है किसी भी देश या क्षेत्र विशेष में धर्म, जाति, रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, मान्यता, बोली, संस्कृति में भिन्नता या अंतर विविधता कहलाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए विविधता आप जैसे भारत में रहते हैं तो भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों ने जन्म भी लिया है और यहाँ पालन उनका पोषण यहाँ पर हुआ है, और साथ ही बाहर से विदेशों से आई हुई संस्कृतियों को भी हमने तहे दिल से अपनाया और उनके साथ सामंजस्य बिठाने की हमने पूरी कोशिश की है। तो कोई भी एक छोटा सा गांव ही क्यों ना हो या पूरा देश हो या पूरा विश्व को, हम किसी भी लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो उस क्षेत्र विशेष में अगर धर्म की विभिन्नता है तो वो भी एक विविधता है। क्या जाति अलग अलग होना, ये भी एक विविधता है। रीति रिवाज और भाषाएं, रीति रिवाज का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो भी मान्यताएं हैं उनको हम फॉलो अप कैसे करते हैं, हम उनको काम कैसे करते हैं। क्या हमारे शादी करने के तरीके एक जैसे हैं सारी संस्कृतियों में? क्या हमारे और कोई रीति रिवाज, खान पान हमारा एक जैसा है? क्या हमारा पहनावा एक जैसा है? नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हम कैसा मानते हैं, हम कौन से देवता को मानते हैं, कौन सी देवी को मानते हैं, कौन से हम धर्म को फॉलो करते हैं, मान्यताएं हमने ये माना कि ये चीज करने से ये होता है, हमारे ये ईश है, तो ये भी एक तरह की मान्यता है। फिर उसके बाद बोली, यहाँ पर देखिए भारत में एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी। ये एक कहावत बहुत प्रचलित है भारत में, क्योंकि भारत में मैंने कहा इतने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में इतनी सारी बोलियां हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आती है संस्कृति। संस्कृति भी अपने आप में यही सब चीजों का एक जोड़ होता है कि वो रहन सहन, खान पान उसका कैसा है, उसको संस्कृति कहा जाता है। इन सब में भिन्नता या अंतर विविधता कहलाता है। ये सब चीज़ों में अगर आप खुद को, जैसे कि हम छोटे लेवल पे देखते हैं, आप कहीं भी, आप किसी भी ग्रुप से आप अपने आप को जोड़कर देखिए या आप अपने पड़ोस में देखिए, क्या सब लोग वैसे ही हैं जैसे आप हैं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो जैसे आप हैं वैसे ही सब होंगे तो शायद विविधता नहीं होगी। लेकिन आपसे, आपके ग्रुप में, इवन आपका अपना फ्रेंड सर्किल आप देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है, कोई कुछ मानता है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, हमने ये सबको कह रखा है। तो ये भी विविधता है। तो कहने का मतलब ये, हम आम जनजीवन में हम इन चीज़ों को बारीकी से देखते भी नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो जितने हम बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे ग्रुप में वाह इतना डाइवर्सिटी है, कल्चर में हमारी इतनी डाइवर्सिटी है। तो ये चीजें विविधता है। किसी भी देश क्षेत्र में धर्म, जाति, रीति रिवाज, मान्यता, बोली, संस्कृति में अंतर को विविधता कहते हैं। अब इसमें मैंने एनसीईआरटी की किताब में ही एक एग्जाम्पल दे रखा था, वो मैंने यहाँ पर पिक किया है। उसकी वजह भी बताऊंगी कि ये 2 एग्जाम्पल हमने उठाए हैं लद्दाख के, और आगे हम उठाएंगे केरल का। वजह क्या है इसकी? देखिए इंडिया का मैप अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको सबसे उत्तरी सिरे पर जो आपको मिलता है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इसका मतलब 2 और छोर है कि कश्मीर पूरा बिल्कुल उत्तरी, भारत के उत्तरी इलाके में छोर पर है, और कन्याकुमारी या केरल जो है, केरल बिल्कुल दक्षिणी भारत का एक पॉइंट पर एक राज्य है। तो यहाँ पर लद्दाख में देखिए क्या है, लद्दाख उत्तरी भारत का एक हिस्सा है, शहर है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन शुष्क क्या है, ठंडा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ठंडा है लेकिन मरुस्थल है। तो यहाँ बारिश भी नहीं होती, इसलिए खेती नहीं होती। खेती नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि इनका खान पान आपसे थोड़ा अलग होगा।
यहाँ पर एक बकरी पालते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा कि पश्मीना शॉल बहुत चलती है, बहुत महंगी बिकती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो वो जो पश्मीना शॉल है वो पश्मीना ऊन वाली बकरी भेड़ यहीं पर मिलती है। पश्मीना भेड़ जिसको बोला जाता है वो यहीं पर लद्दाख की है वो बेसिकली। यहाँ पर अब जब खेती नहीं है तो जाहिर है कि यहाँ पर पशुपालन और उनसे उन्हीं के उत्पाद लेकर सेवन किया जाता है और उन्हीं से अपना पेट भरा जाएगा। तो कहने का मतलब इनके खाने में मेन कंटेंट कौन सा रहेगा, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ मसाले मिलते हैं, कच्चा रेशम, दरिया आदि का व्यापार किया जाता है। लद्दाख या कश्मीर जो है वो शुरू से ऐसा ही रहा है। वहाँ पर गलीजे, दरिया, जो फर वाली जो आपकी रग्स होती है, ये वहाँ पर इनका व्यापार बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये तिब्बत के टच में है, तो इसलिए इसमें तिब्बत का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो चीजें हम यहाँ करेंगे ये तिब्बत में भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर लगभग 400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म से परिचय होने के कारण अच्छी संख्या में मुस्लिम भी रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि 400 वर्ष पहले तक यहाँ शायद इस्लाम नहीं था, लेकिन जब भी इस्लाम आया उसके बाद से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुसंख्यक बन चुका है। फिर यहाँ पर क्या है, गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह है। देखिए किसी भी क्षेत्र की ये खासियत होती है कि वहाँ पर लोक संगीत अपनी अलग पहचान रखता है। तो कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पश्तो लैंग्वेज जो चलती है उसकी लैंग्वेज भी अलग है। देखिए ये विविधता हुई ना अपने आप में, कि लैंग्वेज अलग है, खाना पीना अलग है और इनके गाने भी अलग हैं। तो वहाँ पर उस वक्त कोई लिखावट नहीं होती थी, इसीलिए इनको कहा जाता है फोक सॉन्ग्स। तो फोक सॉन्ग्स जो है वो यहाँ की खास बात है। तिब्बत का ग्रंथ केसर मागा लद्दाख में बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि वो उसी के टच में है, तो वहाँ की संस्कृति से प्रभावित होना बिल्कुल लाजमी बनता है। और यहाँ पर जिस पर मुस्लिम और बौद्ध द्वारा नाटक किया जाता है, इसका मतलब देखिए ये आ भी सकता है कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसपे, तिब्बत का ऐसा कौन सा नाटक है जो मुस्लिम और बौद्ध मिलकर करते हैं, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसपे नाटक रचा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, केसर मागा। देखिए ये ऐसी चीज़ें कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर आप फिलहाल के 2-4 साल के एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो एनसीईआरटी से ही कहीं ना कहीं सवाल उठ के आते हैं। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, आपको लाइन के बीच में पढ़ना होता है। अगर आज हमसे ये कहते हैं कि पश्मीना शॉल कहाँ से आती है, तो हमारे पास जवाब क्या होगा, ऑप्शन में अगर लद्दाख दे रखा है तो लद्दाख, वरना हम करेंगे कश्मीर। तो 2 सवाल हमारे यहाँ पर हल होते हैं। फिर भी देखिए बेस बनाते बनाते भी अगर आपको सवाल का लहजा समझ में आए, सवाल की पकड़ हो जाए, तो आपको सब्जेक्ट आसानी से याद होने लगता है और आपको समझ में आ जाता है कि हमको पढ़ने का अपना दिशा रखना क्या है। उसके बाद अब यहीं पर मैंने केरल का एग्जाम्पल उठाया। केरल, अब मैंने बताया कि बिल्कुल इंडिया जो है यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पर है केरल। अब कहाँ, एक तो यहाँ था जम्मू कश्मीर, कहाँ ये केरल है बिल्कुल इस कॉर्नर पर। तो ये भी वो लद्दाख की हमने बात की, तो ये क्या है, ये शुष्क मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। लेकिन ये जो है वो पानी, पहाड़ियों, इनसे घिरा हुआ एरिया है, बहुत सारा पानी, वाटर। जब यहाँ पर हिंद महासागर है तो पानी का लेवल होना जाना ही जा, मान सकते हैं कि हाँ भाई पानी होगा इस एरिया में। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे वहाँ ऊपर एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा थे, तो इस एरिया में पानी अच्छा है, इसकी आबो हवा, इसकी जलवायु ऐसी है कि यहाँ कर केरल की पहाड़ियों के आसपास कार्डिमम एक रेंज है, वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएगी। तो आपको यहाँ पर मसाले, लौंग, लौंग इलायची आदि यहाँ पर उनकी खेती की जाती है। अब इसमें एक आपको हिस्ट्री की लाइन दी गई है कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। इसका मतलब क्या था कि देखिए, आपको जब आप देखेंगे इंडिया का मैप यूं है, यहाँ इंडियन ओशन है या पूरा हिंद महासागर है, तो जब पहले शुरुआत में हिस्ट्री में अगर आप 200-250 साल पहले की बात करेंगे या 700 साल पहले की या 1000 साल पहले की, जब भी नौकायन शुरू हुए या व्यापार शुरू हुआ देशों के बीच में, आपस में लोग इधर उधर आने जाने लगे, तो यहाँ समुद्री मार्ग से ही आए गए। तो समुद्री मार्ग से आते तो सबसे बड़ी यहाँ पर रहता था संभावना कि या तो साउथ इंडिया में आएगा या यहाँ पर महाराष्ट्र में। यही कोस्टल एरियाज जो हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा नौकायान जो आए, समुद्र पोत जो है वो यहाँ ठहरे, इसलिए वो यहाँ पर केरल में वो लोग आए।
फिर यहाँ पर ईसा मसीह के सेंट थॉमस वो जो धर्मदूत थे वो भी आए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं केरल में ईसा मसीह को मानने वाले या ईसाई धर्म के अनुयायी भी अच्छी संख्या में आपको मिल जाएंगे। इब्न बतूता बहुत बड़े एक वो फारसी लेखक हुए, वो भी यहीं पर आए थे। वास्को डिगामा आया तो वो भी समुद्री रास्ते से आया भारत की खोज करते हुए, तो भी वो यहीं पर आया। चीनी व्यापारी भी केरल आए। बात वही है, कहीं से भी पुराने टाइम में कोई बंदा आया, सब समुद्री मार्ग, सबसे पास्टल कोरल कोस्टल एरिया या जो तटीय एरिया थे वहीं आएंगे। तो इसीलिए केरल जो है वो इस मामले में सबसे ज्यादा उन्नत रहा। और अब चीनी भी आ रहे हैं, फारसी भी आ रहे हैं और वास्को डी गामा जैसे अमेरिकी भी आ रहे हैं। तो सोचो यहाँ का कल्चर कितना डेवलप होना शुरू हो गया होगा, कितनी सारी अलग अलग चीजें यहाँ पर समावेशित होना शुरू हो गई होगी। अब चीनी व्यापारी भी केरल आए और उन्होंने यहाँ मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले जाल चीनी जाल के समान होने के कारण उसे चीली वाला कहते हैं। मतलब चीनी व्यापारी जो आए वही लेके आए। फिशरीज का जो कॉन्सेप्ट है, मत्स्य पालन या उसकी मछली पकड़ने का तरीका है, वो हमें चीनियों से ये जानने को मिला कि वहाँ जाल बिछा के भी हम मछली पकड़ सकते हैं। और इसको तलने के लिए इस्तेमाल करने वाले बर्तन को चीनी चट्टी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। क्यों है? क्योंकि चावल की खेती भाई पानी मांगती है और ये तटीय इलाका है तो यहाँ पानी भरपूर है, इसलिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। मछली, सब्जी और चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। अब देखिए, किसी भी आगे हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि किसी भी एरिया में वहाँ की जलवायु जो है उसके खान पान और रहन सहन, उसके पहनावे को बहुत हद तक प्रभावित करती है। इसका उदाहरण देखिए मैं अलग अलग तरीके से देती हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम ये जो वेस्टर्न ब्लेजर्स वगैरह ये क्यों पहनते हैं? क्या हमारे यहाँ तो मौसम, आई थिंक हम शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब ये, हम ना ज्यादा सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी हम ये कोट पहनते हैं। गर्मी में भी कोट पहनने का क्या रिवाज है? क्योंकि अमेरिका और यूरोप में सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ब्लेज़र पहना जाता था। सर्दी को ढकने के लिए ब्लेज़र और ओवरकोट पहने जाते थे। लेकिन वहाँ से जब ब्रिटिश आए या उससे पहले कोई भी आए, बाहर से आए, यहाँ पर इंडिया में आए और उनकी और हमारी संस्कृतियाँ मिलनी शुरू हुई और उनका पहनावा हमने भी अपनाया। तो वो चीज़ हमने फिर उसको आज हम गर्मी में भी ब्लेज़र पहन लेते हैं, आपने देखा होगा ये। तो ये कल्चर शुरुआत में तो इंडिया का नहीं था ना, ये हमें बाहर से ही तो मिला है। तो कहीं ना कहीं ये विविधता का देखो एक उदाहरण है कि हमने कहाँ कहाँ से चीजें तिनका तिनका जोड़कर हमने एक नई संस्कृति को इजाद किया है। अब खान पान की बात कैसे करते हैं? अब अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है मछली और चावल चलेंगे। क्यों चलेंगे? जब पानी ज्यादा है तो यहाँ पर मछली होगी और चावल पानी में उगता ज्यादा है, जलवायु वैसी है, तो इसीलिए मछली और चावल यहाँ का है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो मछली और चावल है। तो ये रीजन यही है कि जब ये जो तटीय एरिया है यहाँ पर मछली और चावल ज्यादा है, तो यही उनका खान पान है। राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में जलवायु थोड़ी उष्ण है तो यहाँ पर बाजरे की खेती या जौ की खेती ज्यादा होती है, तो बाजरे हम देखेंगे कि बाजरा हमारे यहाँ ज्यादा चलता है। उसके बाद अब ये हमने बात की कि विविधता क्या होती है, और ये विविधता का हमने लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल उठाया कि भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी विविधता, कितनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें अब इतने 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य हैं। इतने सारे क्षेत्र में विविधता कितनी ज्यादा होगी, ये सोचने वाली बात है। अब विविधता हमने बात की थी कि हम बात करेंगे विविधता और भेदभाव में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच। देखिए, विविधता जो है वो एक सकारात्मक अवधारणा। कहने का मतलब विविधता होना बुरी बात नहीं है, ये तो कल्चरल डाइवर्सिटी होना तो अच्छी बात है कि हमें सारी अलग अलग तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन भेदभाव जो है वो नकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक कैसे? भेदभाव क्या होता है? एक तरह का अपने किसी के बारे में भी नेगेटिव अप्रोच रखना या नकारात्मक सोच रखना, वो होता है भेदभाव। इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कोई देखिए, अगर आप कैसे हाँ, अब आप कोई धर्म ले लीजिए, 2 धर्म है। अगर आपके अंदर ये कोई रूढ़िवादी पूर्वाग्रह है कि आपका धर्म दूसरे से बेहतर है,
या आप दूसरे धर्म से बेहतर हैं, तो ये भेदभाव है। तो आपने क्या किया, वो विविधता जो थी उसको सही मायने में अपनाने की बजाय आपने उसको नकारात्मक अप्रोच से ढक दिया। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी शायद ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी भी वस्तु स्थिति के बारे में नेगेटिव अप्रोच ना रखें। इसीलिए आपको ध्यान होगा आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट पे ध्यान दिया जाता है। वजह यह है कि नेगेटिव अप्रोच कभी भी इंटरव्यूअर या एग्जामिनर को पसंद नहीं आती। इसीलिए आपको ये जो भेदभाव मैंने बोला नकारात्मक अवधारणा है, आप किसी को देख के घिन करो कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, आई डोंट लाइक इट, तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। आपको हमेशा हर चीज के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। विविधता एक कारण है। दूसरा हमने उठाया विविधता एक कारण है, कारण भी है और एक स्थिति भी है। यहाँ पर लिखा नहीं है, स्थिति भी है। स्थिति कैसे है कि विविधता ऐसे किसी ने नेचुरली कह सकते हो आप जनरेट हुई है, क्योंकि अलग अलग लोग जब एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की संस्कृतियों का, चीज़ों का, मान्यताओं का जब आदान प्रदान होगा तो वो एक अपने आप में एक स्थिति है। लेकिन ये कारण क्या है, विविधता, ये भेदभाव जो है विविधता का एक प्रभाव है। भेदभाव सीधी बात है, या तो ये विविधता से आता है या किसी और तरह की भिन्नता से आता है। किसी और तरह की भिन्नता मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट काम में लिया था, असमानता। असमानता, अगर आप खुद को लगता है कि कोई दो लोग एक दूसरे से अनइक्वल हैं या असमान हैं, तो वहां पर भी भेदभाव की धारणा घर कर सकती है। तीसरा है विविधता संस्कृति व सभ्यता में अंतर से उत्पन्न होती है। विविधता जो है किसी, अभी मैंने बताया था आपको विविधता क्या होती है, संस्कृतियों में अंतर ही विविधता है। लेकिन जो भेदभाव है ये पूर्वाग्रहों के कारण आता है। मैंने कहा आप किसी भी, अभी आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण भी दूंगी इस चीज के कि पूर्वाग्रह कितने घातक चीज है। पूर्वाग्रह से आप अपनी सोच को कितना नकारात्मक तौर पर ले जा सकते हो, इसीलिए इनसे बचा जाना बेहतर होता है। अब देखिए मैंने भेदभाव का यहाँ पर उदाहरण उठाया है। अब मैं आपके सामने पॉइंट बोले जाऊंगी और आपको अपने हिसाब से यहाँ पर राइट और रॉन्ग रखना है कि आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है। ये उदाहरण है कि ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ भूमि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, और अब आपको ये बताना आपको इनमें से क्या सही लगता है और क्या गलत। क्या दिया, आधे से ज्यादा लोग भारतीय गाँव में रहते हैं। अब भाई सच बात है, हमने बचपन से ये सुना है कि 70% भारत तो गाँव में रहता है, तो ये तो सही हुआ। फिर है गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पसंद नहीं करते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पसंद नहीं करते। अब देखिए ये अपनी मान्यता की बात है कि अगर कोई कहे कि गांव के लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का या जो टेक्निक है उनका यूज करना पसंद नहीं करते, तो वो तो राइट करेगा इसको। लेकिन कुछ ऐसे भी आप, तो अगर आप राइट कर रहे हो तो ये पूर्वाग्रह है। आपको यहाँ पर क्या करना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ये तय नहीं कर सकते कि वो गांव वाला है तो उसको प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। वो बात सच है कि वो नेचर से जुड़े हुए, वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को टेक्निक का इस्तेमाल करके आसान नहीं बनाना चाहते। तो ये, क्योंकि अब इसका उदाहरण आज की डेट में आपसे जितने शहर में फ़ोन है शायद उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आपको गाँव में देखने मिलते हैं। उतना ही सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो इसका मतलब वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद तो कर ही रहे हैं ना, तभी तो वो यूज कर रहे हैं। आज हर गांव, कितने ही गांव ऐसे हैं जहाँ पर टीवी, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर ये सब पहुंच चुका है। इसका मतलब उनको टेक्निक पसंद है, वो भी आरामदायी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो अब ये भी पूर्वाग्रह, लेकिन जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिन्होंने यही देखा है और सुना, वो तो क्या कहेंगे, हाँ ये तो बात सच है कि वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पसंद नहीं करते, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा आता है फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ये बात सच है, ये भी यही सुनने में आती है कि भाई गांव में तो खेती होती है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जब फसल के पूरे साल ही खेती होती है तो बुआई कटाई होती है, तो सारे लोग जितने भी घर में हैं वो सब 12-14 घंटे काम में। ऐसा कुछ नहीं है। गांव में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल चुके हैं शहर में और वहां पर रोजगार कर भी रहे हैं और कुछ तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भी अपने आप में एक पूर्वाग्रह है। फिर लिखा है ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। सही है, क्योंकि ग्रामीण जीवन जो है वो थोड़ा
स्तर उसका थोड़ा कम होता है, वहां पर अभी बाहर का जो आधारभूत संरचना है देश की, वो वहां उतनी पहुंच नहीं पाई है जिन गाँव में। तो उन लोग की मजबूरी हो जाती है कि वो शहर की तरफ प्रस्थान करें और वहां पर कुछ कमाएं और अपना घर चलाएं। ये उनकी कुछ मजबूरियों से आते हैं और कुछ इच्छा से आते हैं। तो बाध्य होते हैं ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो। तो आप हमेशा किसी भी चीज को लेकर ऐसा कंफर्म नहीं होना है कि नहीं वहां भाई वहां के लोग तो रूट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं तो ऑर्थोडॉक्स, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह हमने शहरी लोगों के लिए उदाहरण उठाए हैं। यहाँ पर लिखा है शहरी लोग बड़ा आसान जीवन जीते हैं और यहाँ के लोग बहुत बिगड़े हुए आलसी होते हैं। क्या ये सच है? अब बताइए, ये तो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आपको इन लाइंस में सच दिखता है या ये गलत लगती है, ये कथन ट्रू है या फॉल्स है। जरूरी नहीं है कि शहरी जीवन आसान होता है, यहाँ पर अपनी तरह की प्रतिस्पर्धा और अपनी तरह के संघर्ष होते हैं। वो जैसे देखिए फर्क आता है, गांव वाले लोग शहर को आसान मानते हैं, शहर वाले लोग गांव को आसान मानते हैं, क्योंकि जो इंसान दोनों क्षेत्रों में जिया है वही जानता है कि कहाँ पर मेहनत ज्यादा लगती है, कहाँ पर कम। संघर्ष तो कहीं भी आ सकते हैं, मुसीबत कहीं भी आ सकती है, तो आसान तो सभी जगह का है और कहीं भी नहीं है। तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं। क्या आलसी होते हैं? क्या बिगड़े होते हैं? क्या उनको रोजगार नहीं करना पड़ता अपना घर चलाने के लिए? क्या वो डिसेंट नहीं होते? जरूरी है कि क्या जो आईएएस आरएस बनते हैं वो सारे बिगड़े हुए होते हैं? वो भी तो सभ्य होते हैं, वो सब गांव से तो नहीं होते, वो शहरों की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। तो ये कथन कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह को दिखाने के लिए उदाहरण उठाए हैं। ठीक है। अगला है शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। अब ये भी ग्रामीण अगर कोई परिवेश से है तो वो यही समझता है कि भाई ए तो शहर का लोग है, ए तो क्यों ही करे साहब, ए तो घरे रहे ही को नहीं, ए आप एक दूसरों बात ही कम करे तो फोन में लागे रहे। राइट। ऐसा ही कहा जाता ना कि शहरों में तो लोग परिवार से ही आपस में एक दूसरा, ऐसा नहीं है। प्यार तो प्यार है, जरूरी नहीं है कि वो सदस्यों से, भाई जब उनको एक ये रहता है कि वो जो पूरे लोग काम कर रहे हैं तो शायद उनको एक दूसरे के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब मिलता है तो वो साथ बैठते होंगे। तो ये चीज भी पूर्वाग्रह को शो करती है। तीसरा है शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। देखिए ये टिपिकल ये जो सोच है ना, ये एकदम जो बिल्कुल जिनको रूढ़िवादी सोच या पूर्वाग्रहों को दर्शाता है ये। और अभी मैंने आपको बताया पूर्वाग्रह तो होना ही गलत है। अगर वैसे भी किसी भी सामान्य इंसान के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इससे आपका दिमाग का दायरा जो है वो संकुचित हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि आप ऐसी सोच से बचें और ये किसी भी तरह का पूर्वाग्रह ना रखें। ये पूर्वाग्रह जो है यही भेदभाव का कारण बनता है कि मैं अच्छा वो खराब, या मैं खराब वो मुझसे बेहतर क्यों। तो ये चीज जो है ये पूर्वाग्रह है और ये कभी भी लाभदायक, किसी भी देश की प्रगति में लाभदायक साबित नहीं होते। अगला है शहरों में रहना बहुत महंगा है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। सच है। लेकिन क्या सारे शहर महंगे हैं? वजह क्या है महंगे होने की? जब जनसंख्या का बोझ है तो महंगाई कहीं भी होगी, जनसंख्या से महंगाई बढ़ती है। अब जहाँ पर कम, जिस शहर में कम लोग हैं, बर्डन कम है पॉपुलेशन का, वहां पर शायद इतनी महंगाई नहीं होगी। और आज की डेट में जब वैश्वीकरण का युग है तो गांव में भी सब्जी उतने ही रुपए की मिलती है और शहर में भी उतने ही मिलती है। अगर 2-4 रुपए ज्यादा मिलती है तो वो ट्रांसपोर्ट जब आएगा कहीं से माल तो पैसा बढ़ेगा ही। तो इसको लेकिन सोच के मतलब पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है कि ये हम मान के ही बैठ जाए कि ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमने बताया भेदभाव, भेदभाव एक नकारात्मक अवधारणा है। आपने देख लिया होगा कि हमने अपने भेदभाव कैसे किया, हमने अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित, हमने यहाँ बोला था कि पूर्वाग्रहों से ये उत्पन्न होता है। कि पूर्वाग्रह अगर आपने रखा है तो आप ऐसे ही उदाहरणों को सही मान लेंगे। अब देखिए इसमें मैंने एक लिस्ट पूरी पिक की है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भर के उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। अब मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप लिखते जाइएगा कि कौन सा लड़की से और कौन सा लड़के से जुड़ा हुआ है या बिलोंग करता है।
ठीक है, देखते हैं कि किसका कैसा, अपने अपने पास रखिए अपना उत्तर और देखिए कि क्या आप वाकई में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या आप सभ्य हैं या आपकी सोच थोड़ी खुल चुकी है। तो यहाँ लिखा है ये बहुत ही सुशील है। ये किसके लिए कहा जाता है सबसे ज्यादा, लड़की के लिए या लड़के के लिए? देखिए ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, अगर सुशील है तो ये लड़की ही हो सकती है, पहला तो इसी के लिए है। फिर आता है उसका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। जब सौम्य और मधुर बोल दिया तो समझ लो लड़की है, ये फिर पूर्वाग्रह हुआ, तो हम इसको भी यहाँ कह लेते हैं। ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। जब भी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो उसको माना जाता है कि ये लड़के की है। तो तीसरा जो उदाहरण है वो लड़के पर जाता है। ये देखिए पूर्वाग्रह है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है, क्योंकि शायद मैं उस एज ग्रुप में होती तो मैं भी शायद इनको इसी तरह से प्रेज्यूम करती। अगला है वह शरारती है। शरारती कौन है? शरारती माना जाता है, अक्सर मानते हैं लड़के ही होते हैं शायद शरारती, तो ये भी लड़कों में आ गया। ठीक है, फिर आ गया नृत्य और चित्रकारी में निपुण है। जब किसी भी आर्ट की बात आती है, कला की बात आती है, तो उसको लड़की से जोड़कर सबसे पहले देखा जाता है। तो ये जो है पांचवा जो उदाहरण है हमारा, नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, तो ये हमने लड़की का कह लिया। अब बोल रहे हैं वो रोते नहीं है, तो किसको कहा जाता है? लड़कों को। बचपन से आप सुन रहे हैं कोई भी लड़का रोता है तो उसको उसके घर वाले या दोस्त बोलेंगे लड़के रोते थोड़ी, लड़की जो रो रहा है। क्या ये सच है? क्या ये सही है ऐसा बोलना? ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो है ये पूर्वाग्रह है। लड़के भी रो सकते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती है। तो लड़की और लड़के में इस तरह से बात करना ये क्या दिखाता है? भेदभाव दिखाता है। लिखा है वह उद्यमी है। उद्यमी कौन है? वही बात है, जो शरारती है वही उद्यमी है। तो पक्का लड़का ही उद्यमी है भाई, ये तो लड़का ही हो सकता है जिसका भी ये उदाहरण उठाए। तो बोले ये खेल में निपुण है। अब स्पोर्ट्स का काम है तो ये भी कहेंगे भाई स्पोर्ट्स में तो ये लड़का ही आगे हो सकता है, लड़की नहीं हो सकती। फिर लिखा है खाना पकाने में निपुण है। खाना पकाने में निपुण है तो भाई तो खाना बनाना तो रसोई का तो काम ही लड़कियों का है। फिर बोलते हैं वो भावुक है। अब भावुक है इसका मतलब, भावुक तो ये तो वैसे फीलिंग वाली तो छोइयाँ ही होती है, तो ये लड़कियां ही होंगी जो ये भावुक होंगी। तो कहने का मतलब ये है, देखो हमने इतने एग्जाम्पल उठा लिए कि यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल आप देखोगे ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह को साबित करता है। अगर हमने किसी भी कथन को लड़का और लड़की में बांट दिया तो इसका मतलब हम भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। लेकिन एक जो व्यक्ति है जिस जो सेन है, जो इन चीजों से नकारात्मक, ये भेदभाव से ऊपर उठ चुका है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है, वो क्या कहेगा कि नहीं ये सारे कथन तो लड़के पे भी लागू होते हैं और लड़की के पे भी लागू होती है। ये कहाँ लिखा है? इसमें नाम नहीं लिखा है, इसमें कुछ और डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा, तो हम कैसे बताएं? लेकिन अगर आपने ये सोच रख ली तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव को दिखाता है। आपके पूर्वाग्रह आ गए तो आप में भेदभाव की भावना है। ठीक है, अगला हम उठाते हैं कि हमने देखिए अब तक पढ़ लिया विविधता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ लिया विविधता और भेदभाव में फर्क क्या है। क्या विविधता और भेदभाव फर्क है या एक ही जैसे है, वो भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि विविधता के कारण क्या क्या है। आपको हर जगह विविधता देखने मिल रही है, डिफरेंसेस भी मिल रहे हैं और डाइवर्सिटी भी मिल रही है। तो उसकी वजह क्या क्या है? धार्मिक मान्यताएं सबसे पहला। जब धर्म अलग है, भारत में मोटे मोटे तौर पर बड़े बड़े 8 धर्म मुख्य हैं। और उसके अलावा छोटी और बात की जाए, ये 8 धर्म भी छोटे छोटे और हिस्सों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, तो ये विविधता का कारण बनती है। धर्म का अलग होना विविधता का कारण बनता है। रहन सहन या तौर तरीके, अगर आपका रहना अलग है, अगर आप बुर्खा पहन के रह रही हैं, अगर आप साड़ी पहन के रह रही हैं, अगर आप जीन्स में हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं विविधता को या डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो रहन सहन के या बोलने का तरीका, कोई संस्कृत बोल रहा है तो आप मान लेंगे कि वो ब्राह्मण वर्ग से है। इसी तरह भाषा, बोली, संस्कृति, तो भाषा बोली संस्कृति का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई वो तमिल लैंग्वेज में बात करता है, वो तेलुगु में बात कर रहा है, वो बंगाली में बात कर रहा है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, वो हिंदी, वो मराठी में बात कर रहा है, वो गुजराती में बात कर रहा है, वो उड़िया में बात कर रहा है। तो ये जो बोली, संस्कृति और भाषा है, ये भी विविधता का कारण बनती है। फिर आता है क्षेत्र की भिन्नता। ये हमने क्यों लिया है? क्षेत्र की भिन्नता का मतलब है जब आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां आपको वहां के तौर तरीकों में, मान्यताओं में फर्क दिखेगा। अगर आप जाते हैं
जैसे अभी शादियों का सीज़न है, आप जाएँगे, अगर आप एक शादी अटेंड करते हैं गुजरात की, तो वहाँ की शादी का तरीका अलग होगा। फिर आप एक दूसरी शादी अटेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ का तरीका अलग होगा। फिर आप चले जाओ वहाँ पर कर्नाटक या तमिलनाडु में, तो वहाँ पर तरीका अलग होगा। तो ये क्या हुआ, क्षेत्र की भिन्नता जो है ये कहीं न कहीं, अब इनमें सारी चीज़ें आ गई कि क्षेत्र की भिन्नता भी है, बोली का भी फ़र्क है, मान्यताएँ भी अलग हो सकती हैं, रहन-सहन, संस्कृति अलग हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये विविधता का कारण बनती है। ये आपको ध्यान रखना है कि विविधता कैसे-कैसे आती है। धार्मिक मान्यताओं से भी आ सकती है, भाषा बोली से भी आ सकती है, रहन-सहन से आ सकती है और क्षेत्र की भिन्नता से भी आ सकती है। अगर कोई बंदा या पर्सन उत्तर प्रदेश के किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं बलिया से बिलोंग करता है, बलिया से है, तो वहाँ पर और आगरा में जो बंदा रह रहा है, जो पर्सन रह रहा है, उसमें भी फ़र्क हो सकता है, उसमें भी विविधता देखने को मिल सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राज्यों में ही देखने को मिले। आप अगर राजस्थान के भी अलग अलग एरियाज को उठाते हैं, आप एक बार जयपुर उठाकर देखिए, फिर भरतपुर उठाइए, दूसरी तरफ आप जैसलमेर उठाइए, तो आपको दिखेगा कि विविधता तो हर जगह है। अब उससे भी छोटे लेवल पर आते हैं, आप अपने जिले में ही देख लीजिए, आप जयपुर में ही देख लीजिए, आप रिंगस जाएंगे तो अलग चीज़ शायद देखने को मिलेगी, आप और कहीं बस्ती जाएंगे तो आपको अलग चीज़ देखने को शायद मिल जाए, आप ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश देख लें तो वहाँ आपको फर्क मिल जाए। तो ये विविधता के तो बहुत सारे उदाहरण कण कण में भरे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि बड़े लेवल पर ही विविधता देखने को मिल जाए। क्या ठीक है? तो ये विविधता के कारण आपको याद रहेंगे। अब आता है विविधता के प्रभाव। अब इनसे फर्क क्या पड़ता है, किसी भी देश में या क्षेत्र में अगर विविधता है तो उससे होगा क्या, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं मोहल्ले में विविधता है तो क्या हो गया। अब देखिए इसमें भी दो तरह का होता है, पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अब आप अपने खुद डिसाइड कीजिएगा, मैं तो बताऊंगी ही, पर खुद भी डिसाइड कीजिएगा कि सकारात्मक कौन सा और नकारात्मक कौन सा है। पहला प्रभाव है रूढ़िवाद और धारणाएं बनना। क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? ये तब तक सकारात्मक है जब तक कि आप भेदभाव वाले कॉन्सेप्ट पे ना पहुंच जाए, तो ये जो है वो सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक भेदभाव में आता है। ये रूढ़िवादी धारणाएं बनना सही नहीं है। आप किसी को पहले से ही अपनी सोच से तय नहीं कर सकते। अगर आप विविधता के, आप किसी को देखकर भी अपनी सोच बदल लेते हो तो इसका मतलब आप उन रूढ़िवादी धारणाओं से नाता रखते हैं। दूसरा आता है असमानता और भेदभाव। ये भी दिख रहा है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, असमानता और भेदभाव, इसीलिए ये नकारात्मक है। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं असमानता और भेदभाव में क्या फर्क है, क्या ये तीन हमने टर्म लिए हैं ये कैसे कैसे अलग है। फिर आता है क्षेत्र विशेष में या देश में विश्व की संस्कृति की विश्व में संस्कृति की प्रचुरता देखने को मिलना। ये कैसा है, सकारात्मक है। ये तो डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है। क्या हम सब लोग एक ही जैसे होते, एक ही तरह का खाना खाते, एक ही तरह का पहनावा हमारा होता, तो क्या ये अच्छा लगता? क्या हम बोर नहीं हो जाते एक ही तरह की चीज़ों से? इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि हम कितनी सारी चीज़ों से जुड़े हैं। तो लाइफ अपने आप में कितनी कलरफुल है, ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया है, ये देश है, इतना कलरफुल है। क्यों है? क्योंकि हम अलग अलग तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, अलग अलग मान्यताओं से। तो हमें इतनी सारी संस्कृतियां देखने को मिलती है कि खुद को अच्छा लगता है। एक ही जैसे होते तो शायद उतना हम अच्छे से नहीं जी पाते और खुद अच्छा खुश नहीं रहते। अब आता है असमानता और भेदभाव। देखिए असमान भेदभाव हमने बता दिया कि भेदभाव क्या है, किसी भी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करो तो वो भेदभाव है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, किसी को नीचा दिखाओ। देखिए इसमें एक मैं बहुत छोटा उदाहरण आपको दिखाऊंगी। आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसको हम कहते हैं स्पेशली एलिजिबल, या हम लोग कहते हैं वो विशेष रूप से सक्षम है, तो उसको जो बच्चे होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा स्कूल में कभी कभार ऐसा होता था कि कोई अगर हैंडीकैप है या कोई शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है तो उसको बच्चे चिढ़ाया करते थे।
ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि आप इससे किसी को नीचा दिखा रहे हो, ये गलत है। ये पूर्वाग्रह है। आप खुद, आपको यूं क्यों लगता है कि आप दूसरों से बेहतर है, ये चीज पूर्वाग्रह में आती है। और ये जो है, ये भेदभाव का एक तरीका है, किसी खास को नौकरी से रोकना। अगर आप कह दो कि किसी भी तरह की नौकरी जो है वो यही इंसान करेगा, तो ये गलत होगा। कैसे? देखिए, पहले पुराने जमाने में होता था कि भाई अगर कुमार के घर पे कुमारी, मतलब जाति नहीं बदल सकते आप, और जाति या वर्ण व्यवस्था थी क्या, वो काम पर आधारित थी। तो आपने एक 4 वर्ण बना दिए और उनमें कह दिया गया कि एक वर्ण ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा। मतलब कहने का मतलब तो वही हुआ ना कि भाई एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग का काम नहीं कर सकता, उसकी नौकरी नहीं कर सकता। क्या ये सही है? कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को भेदभाव का एक प्रकार बना दिया गया, और इससे हमारा देश कितने सालों तक पीड़ित रहा। इसको जिसने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो इसके बारे में जानता होगा। आपने देखा, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आपने स्टोरी पढ़ी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारी भारत की स्वतंत्रता से पहले, उन्होंने ये बहुत चीज झेली है। तो उन्होंने लिखा भी है कि भाई वो स्कूल भी जाते थे तो उनको क्लास के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, वो क्लास से बिल्कुल पीछे बैठा करते थे। उनको बाहर जो मटका रखा रहता था उससे पानी पीने नहीं दिया जाता था। उनको ये कहा जाता था कि तू जो है वो ब्राह्मणों की तरह पढ़ नहीं सकता। क्या ये सही था? आप किसी भी काम को उसकी जाति के आधार पर नहीं बदल सकते, तो ऐसा करना गलत होगा। ये भी भेदभाव का एक प्रकार है। तो ये भेदभाव के लिए कहा गया कि किसी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको सब काम करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सालों तक लड़ाई भी लड़ी, और आखिर में जब भारतीय संविधान बना तो उसमें असमानता को हटाने के लिए और समानता लाने के लिए मूल अधिकार बनाए गए। उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मोहल्ले या कॉलोनी में नहीं रहने देना, कि भाई ये तो इनका मोहल्ला है, यहाँ पर आप नहीं रह सकते। ये तो मुसलमानों का मोहल्ला है, यहाँ हिंदू नहीं रह सकते। ये तो हिंदुओं का मोहल्ला है, ईसाई नहीं रह सकते। तो ये जो है, ये भेदभाव है। ये भी हमने आम दिन पे आपने देखा होगा। ये सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को मिल जाती हैं, जो ये भेदभाव दिखाती है। एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देना। अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर अंबेडकर जो है उनको उस मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और काफी सालों तक भी यह स्थिति बनी रही कि कुछ सर्टेन जाति या वर्ण के लोग गांव में पानी होते हुए भी बहुत दूरों तक, उनको मीलों तक पैदल चलकर पानी की खोज में उनको जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको गांव के हैंडपंप या कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। तो ये था भेदभाव। अब इसको इसलिए बता रही हूँ कि भारत की स्वतंत्रता से पहले हमने भेदभाव बहुत बड़े लेवल पर रहे हैं, जिनको हमने पूरी कोशिश की है भारतीय संविधान के थ्रू, उसके माध्यम से हटाने की। लेकिन हालांकि आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। क्यों भेदभाव होने की वजह यह है कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। अगर आप अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठते हैं तो आप विविधता में यकीन रखेंगे, ना कि भेदभाव में। आप खुद निर्जातीयता, ये जो भेदभाव है, इन्हें निर्जातीयता जो होती है, खुद को सबसे ऊपर मानना, ये कहलाता है, जो कि गलत है। एक ही कप या ग्लास में पानी नहीं पीने देना भेदभाव के कुछ उदाहरण हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मैंने अभी आपको यही बताया कि पूर्वाग्रह आ गए तो आपके अंदर क्या रहता है कि मैं इससे बेहतर हूं, और जब ये भावना आप में आ गई कि मैं इससे बेहतर हूं, ये मुझसे निम्न है, तो यहाँ पर आपका भेदभाव आ जाता है। लेकिन अब असमानता, देखिए यहाँ पर आपको पूरे जो है मिक्स उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन अब असमानता क्या है? असमानता है ये वर्ण की असमानता हो सकती है, काम की असमानता हो सकती है, ये लिंग की असमानता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लड़का लड़की में फर्क भी एक तरह की असमानता है, वो देखने को मिलती है।
गरीब अमीर का जो कॉन्सेप्ट धारणा बनाई गई है, ये भी एक असमानता का प्रकार है। तो असमानता तो कहीं भी देखने मिल सकती है। असमानता तो यहाँ भी आ सकती है कि अगर मैं आपको कोई ड्राइंग बनाने का बोलूं और आपको एक सर्टेन आपको एक ड्राइंग दे दूं कि एक फूल मैंने आपको दे दिया कि ये फूल बना के दिखाओ, तो आप 4 लोग जो एक साथ के बैठे हैं वो भी आप अलग अलग तरह का बनाएंगे उसको, वो डिट्टो उसके जैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या है? ये असमानता है, ये भेदभाव नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये अपने आप में हर इंसान अलग होता है। हर इंसान का अलग होना दूसरे से, ये तो हुई असमानता। लेकिन लेकिन ये तब कब खराब होती है? जब आप दूसरे को निम्न समझो और खुद को उच्च समझो। तो जब ये स्थिति आती है तो वो भेदभाव में बदल जाती है। असमानता शायद उतना नकारात्मक नहीं है, क्योंकि कोई भी, अगर आप एक ही घर के मेंबर भी है ना, तो भी घर के सारे सदस्य एक जैसी सोच नहीं रखते, तो ये भी असमानता है। तो इसको आप भेदभाव नहीं कह सकते। भेदभाव कहाँ हो गया? जहां आपने पूर्वाग्रह ग्रसित कर लिए और आपने कह दिया मैं तुमसे बेहतर हूं, या मेरा जो मानना है, मेरी जो सोच है, ये तुमसे कहीं आगे है, तो हो गया ये भेदभाव। आगे आता है, बहुत से लोगों के पास खाने और कपड़े, घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए, हर उदाहरण आपको हर परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलेगा कि भाई कुछ सर्टेन लोगों के पास आज गरीब हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो फिर उनके साथ आप क्या करते हो? क्या आप उनको अपने बराबर समझते हो? जरूरी ये है कि आप अगर उनको समझ रहे हो, उनमें और आप में अगर आप खुद को अच्छा समझो और उनको ऐसा तब घिन से देखो, तो ये भेदभाव है। तो ये सारी चीजें भी है। यहाँ पर हमने बात की थी गरीब अमीर की, वो भी यही कह रहा है कि किसी के पास जरूरतें पूरी करने का सामान हो सकता है, किसी के पास नहीं है। तो ये गरीब अरे अमीर होना ये असमानता शो जरूर करता है, लेकिन इसको एक भ्रांति बना लेना ये भेदभाव में आता है। फिर आता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, खेती, बुनाई, व्यापार। तो इस तरह के कामों को दूसरे कामों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना गया। अब वजह क्या है? देखिए, मैं इसको साथ ही समझाऊंगी दोनों पॉइंट को। सफाई करना, कपड़े धोना, बोझा ढोना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र मानते हैं, जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। अब इन दोनों पॉइंट को साथ उठाती हूँ। भाई, आपने अगर मान लेते हैं कि आपने चुना है कि आप तो आईएएस ही बनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन और अगर आप ये कहें नहीं मैं तो सिंगर बनूंगा, वो भी अच्छी बात है। तीसरा आप कहते थे नहीं मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं करना, मुझे तो किताबें बेचने का शौक है, तो किताबें बेचूंगा। तीसरा कहता नहीं मुझे तो खेती का शौक है, तो मैं तो खेती करूंगा। चौथा कोई बंदा, पांचवा कोई बंदा है वो कढ़ाई बुनाई करने में ध्यान रखता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अलग अलग सोच रखता है, वो अलग अलग काम करता है। तो आप जो है ये नहीं कह सकते कि काम जो है ये वाले काम, किसी को पढ़ाना या ऑफिसर बनना ही बड़ा काम है बजाय कि सफाई करने के। क्या सफाई करने वाला या बोझा ढोने वाला, आपका कचरा उठाने वाला जो व्यक्ति है, ये आपसे कम महत्व का नहीं है। समाज में उसकी भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि आपकी है। अब इसको थोड़ा सा मैं और डेप्थ में जाके बताती हूँ कि अगर ये बराबर कैसे है? अगर कचरा उठाने वाला व्यक्ति कचरा उठाना बंद कर दे तो वो कचरा कहाँ रहेगा? आपके घरों में। तो गंदा कौन हुआ, कचरा उठाने वाला या आप? इस तरह से आप किसी को भी निम्न कोटि का मान नहीं सकते हैं। ये भेदभाव लेकर आता है और समाज में हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है और ये उनको अधिकार है कि वो दूसरों और खुद को बराबर समझे, क्योंकि समान रूप से वो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, कोई भी किसी से छोटा नहीं है। अगर कोई ये बोले कि आईएएस ऑफिसर जो है वही बड़ा है, हवलदार तो कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हवलदार ही नहीं होंगे तो वहां ऊपर से जो हुक्म चलाएंगे वो मानेंगे कौन?
वैसा ही तो ये चीज जो है आपको स्थानीय से लेकर एक बड़े राष्ट्रीय लेवल तक हर जगह देखने को मिलती है कि भेदभाव होते हैं। तो ये भेद किसी भी काम को अपने से निम्न कोटि का नहीं समझना है, किसी भी गंदे को या अपवित्र नहीं मानना है। सभी समाज के सभी व्यक्ति बराबर हैं, समान हैं। यही भावना हमें लेकर चलनी होती है ताकि जो भेदभाव है ये ना आए और हम उस विविधता को जो हमारे क्षेत्र में मौजूद है इसको जी सके। इसके आगे अब आता है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति को दूसरी जाति के ऊपर नीचे रखा गया, सबसे ऊंची जाति को श्रेष्ठ माना गया, 4 वर्ण बना दिए गए, साहब 4 जातियां बना दी गई और बोला गया कि ब्राह्मण ही बेस्ट है, शूद्र नहीं है। क्या ये सही था? ये तो कर्म पे आधारित था ना, वरना जाति का क्या है? तो और कोई भी कर्म एक और दूसरा कर्म जो भी है वो बराबर होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो कोई जाति श्रेष्ठ कैसे हो सकती है और कोई जाति निम्न कैसे हो सकती है? सभी बराबर हैं। अगला है, जिन जातियों को इस सीढ़ी में नीचे रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। हमने इसी चीज को पढ़ा है कि इस चीज के लिए हमारी स्वतंत्रता के बाद भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और कहीं ना किसी स्तर पर आज भी इन लड़ाइयों को लड़ा जा रहा है, जिससे शायद हम जागरूक शायद हम भी नहीं हैं। इस प्रथा के नियम भी निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। ये यहाँ पर इतिहास उठाया गया, आज तो शायद इतना नहीं है, लेकिन ये इतिहास उठाया गया कि पहले ऐसा था कि भाई ये इस जाति का है तो ये यही काम करेगा, ये ब्राह्मण है तो ये पढ़ाने का और पंडिताई का काम करेगा, ये क्षत्रिय है तो ये युद्ध में वीर बनने का काम करेगा, और ये फिर आ गया कि ये भाई ये व्यापार का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया तो इस तरह से अलग अलग जो जातियां हैं उनको आप अलग अलग या किसी को भी उच्च और निम्न नहीं मान सकते, आपको सबको बराबर मानना है, वरना आप भेदभाव के शिकार हो जाएंगे। फिर आता है हमने किया क्या। हमने आपसे कहा था कि हम विविधता को दूर करने के लिए हमारे देश में क्या क्या प्रयास किए गए, हमने वो आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बताए हैं। हमारा देश सदियों तक असमानता और भेदभाव से पीड़ित रहा है। हाँ, हमने बरसों तक ये जो श्रेणियों का है ये दुख झेला है, दंश झेला है हमने। ब्रिटिश भी जब आए, अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि हम तुम क्योंकि हम सफेद चमड़ी हैं तो हम तुमसे बेहतर हैं, हम भारतीयों से बेहतर हैं क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये क्या था, ये जो विविधता थी, दो देशों की दो संस्कृतियों का आपस का जो असमानता थी, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा था, ये विविधता थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने, कि भाई जो भी अंग्रेज आए उन्होंने खुद को उच्च कोटि का माना और भारतीयों को निम्न कोटि का। तो यहाँ उन्होंने भेदभाव किया और इसी से हमने फिर क्या किया, ये भेदभाव हर लेवल पर देश में भी मौजूद था, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। तो हमने आगे चलकर क्या किया, हमने देश में विविधता को संजोने के लिए और इस भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ। सबसे पहले था विविधता में एकता का धारणा या संदेश या कॉन्सेप्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कहाँ से आया, ये अभी हम चर्चा करेंगे। फिर आता है, देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इन इंडिया में उन्होंने बताया कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी है। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इस देश के अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो उनको अपनाने की काबिलियत रखते हैं, उनकी दिली इच्छा है। तो इसलिए इसमें उन्होंने क्या किया, विविधता और को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपनी किताब में कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी तो अनेकता में भी एकता है, हमारी विविधता में भी एकता है। कि हम बाहर से
एक ही हैं आज भी। भले ही हम में लाख तरह के डिफरेंसेस हों या विविधताएं हो या असमानता हो, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को अपनाने की भावना रखते हैं। हमने, और इसका उदाहरण क्या है, हम आज यहाँ बैठे हैं, उसके बाद भी देखिए हम कभी खाना खाने भी जाते हैं तो हम कहते हैं आज साउथ इंडियन खाएंगे। तो ये क्या था, ये कहीं ना कहीं एकता का उदाहरण है, ये छोटी बात नहीं है। वजह वजह ये है कि इसका मतलब ये है हमने वो विविधता जो थी उसको अपनाया है। साउथ इंडियन खाना खाना, हमें तो आज ये पंजाबी खाना खाना, ये भी एकता है। हमें ये कपड़े पहनने, पर्टिकुलर कपड़े, कोई किसी भी तरह का विशिष्ट आपका परिधान है वो आपको पहनना है। सलवार सूट पहनना है, साड़ी पहननी है, कोट पहनना है, नेहरू कोट पहनना है, सूट पहनना है, धोती पहननी है। तो हमने क्या किया, अलग अलग सभ्यताओं या संस्कृतियों का समावेश करके उनको अपनाया, दिल से उनको दिल दिमाग से अपनाया, ये भावना हम में रही। तो इसी को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इतने सारी संस्कृतियां देश में मौजूद है, उसके बाद भी सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, ये विविधता में एकता है। और आज तक इसीलिए इंडिया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और साथ ही सबसे ज्यादा विविधता जो है वो भारत में देखने को मिलती है। इतनी शायद विविधता या डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, किसी भी देश में। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस विविधता को खोने ना दें, हम इस विविधता को अपनाएं, उसको अपना बनाएं और उसको संजो कर रखें। इसी से हमारा देश आगे तरक्की कर सकता है। ये तो हुई पहली बात, जवाहरलाल नेहरू ने किया। दूसरा हमने क्या किया, स्टेप जो उठाया था संविधान का निर्माण। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब संविधान का निर्माण हुआ उससे पहले भी देश में भेदभाव मौजूद था, चाहे वो वर्ण व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे वो और किसी तरह का भेद हो। सारे तरह के भेद मौजूद थे, सारे तरह के अंतर भेदभाव मौजूद थे। तो हमने क्या किया, संविधान जब बनाया तो उसमें तीन चीजें डाली, एक डाली प्रस्तावना, एक डाली मूल अधिकार, एक डाले राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान की क्लास में आपको ये सब बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। समानता और स्वतंत्रता के मूल अधिकार, हमने देखिए ये प्रस्तावना जो सबसे पहले लेते हैं, प्रस्तावना में हमने कहा है भारत जो एक समाजवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, उसमें जो है सभी को समानता मिलेगी, सभी को न्याय मिलेगा। समानता और न्याय साथ आते, और सभी जो है सभी धर्मों को, उनको उपासना के विचार का तरीका, उनको स्वतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता और समानता ये जीवन जीने के लिए दो आधारभूत अधिकार हैं। ये हमने संविधान दाताओं ने या संविधान निर्माताओं ने हमें दिए, हम सबको बराबर रूप से, कोई भी छोटा नहीं कोई भी बड़ा। और इसने ये स्थापित कर दिया संविधान ने कि समाज का हर व्यक्ति बराबर है, दूसरे से बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा या कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए सबको, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई एक सामान्य खेतीगर या कृषक हो, उनको दोनों को बराबर समानताएं हैं और बराबर स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तावना में भी हमने यही बातें कही, समानता स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कुछ हमने आगे एक और चीज बनाई, नीति निदेशक तत्वों की हम बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं भविष्य लक्ष्य मूल अधिकार है। तो इनमें भी बहुत सारे ऐसे उपबंध किए गए कि जिसमें ये तय किया गया कि भारत में जो विविधता है वो एकता में बदलनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर देश में देखिए, अगर हम जैसे कहते हैं मुसलमानों का, इस्लाम धर्म में क्या है, शादी करने का तरीका अलग है, शादी निकाह हो रही है, तलाक का तरीका अलग है, या गोद प्रथा अलग है। और वहीं अगर हम हिंदुओं का देखें तो उनका भी तलाक वगैरह का ये मैटर अलग है, शादी अलग तरीके से होती है। शादी के बाद आपको पहनना, मंगलसूत्र पहनना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक दूसरे से खुद को अलग करती हैं। तो संविधान में यहाँ तक किया गया है कि ये जो धर्मों की आपस की विविधता है, इनको भी कहीं ना कहीं एक जैसा हम समान इनको बना लें। उसके बाद भारत, आदमी और औरत, महिला और पुरुष में
डिफरेंस रखते हैं, लोग भेद करते हैं, तो संविधान में क्या किया, ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए कि जिससे पुरुष और महिला समान माने जाए। जैसे कि वोट देने का अधिकार हम आपको बताएंगे, वोट देने का अधिकार दोनों को है, नौकरी करने का अधिकार दोनों को है, रोजगार का या किसी भी और तरह का समानता दोनों को बराबर है। तो ये जो किसी भी तरह के देश में भेदभाव थे, विविधता होना अच्छी बात है, भेदभाव होना गलत बात है। तो ये भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए यहाँ पर अधिकार हमको दिए गए। फिर इसके बाद आता है ये जो चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमने कही असमानता और भेदभाव दूर करने के उपाय, दूर करने के हमारे प्रयास हैं। और साथ ही क्या है, प्लस विविधता को संजोने के उपाय। सभी व्यक्तियों को बराबर, अगर वो बराबर एलिजिबल हैं, उनकी समान स्कूली शिक्षा है, तो उनको हर एग्जाम देने का अधिकार है। ये भी एक असमानता को दूर करने का उपाय है। किसी भी देश वर्ग का या किसी भी राज्य का व्यक्ति आईएएस दे सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। किसी भी गांव शहर का वो भी आईएएस की परीक्षा दे सकता है, वो भी आरएस दे सकता है, वो भी रीट दे सकता है, वो भी पटवार दे सकता है, बशर्ते उसकी योग्यता जो है, शैक्षिक योग्यता, वो उसके अनुकूल हो। तो ये क्या था, ये भेदभाव को दूर करने का उनको प्रयास किया गया है। कहाँ पर, संविधान के द्वारा। उसके बाद आता है शिक्षा और जागरूकता। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान का सोच का दायरा बहुत बढ़ा देती है। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रख सकते। आप, और अगर आप जागरूक हैं आसपास, मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले, आप हर जगह विविधता देखेंगे। आपने शायद उतना कभी सोचा नहीं, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो हर जगह विविधता आपको देखने को मिलेगी, असमानता भी मिलेगी, भेदभाव भी मिलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या दायित्व बनता है कि आप इस विविधता को तो दिल में जगह दें और उसको अपनाएं, और जो भेदभाव है उनको दूर करें। तो जागरूक व्यक्ति या जागरूक नागरिक बनना आपका दायित्व है। आप अपने अधिकारों का लाभ भी उठाइए और अपने दायित्वों को पूरा कीजिए। आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा प्रदान कीजिए, और उस शिक्षित व्यक्ति का ये गुण होता है कि वो भेदभाव नहीं करता। तो ये चीजें आज हमने आपको पढ़ाई, क्या था, अब हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि विविधता। आज हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा कि विविधता क्या है, किसी भी भाई मान्यता, संस्कृति में भेदभाव या फर्क होना, अंतर होना विविधता है, रहन सहन बोली में होना। फिर उसके बाद हमने पढ़े कि विविधता और भेदभाव क्या क्या होते हैं। विविधता अच्छी बात है, भेदभाव बुरी बात है। भेदभाव पूर्वाग्रहों पर आधारित होते हैं, लेकिन विविधता है जो वो एक दूसरे की मान्यताओं पर आधारित होती है। फिर हमने पढ़ा विविधता के कारण क्या क्या है, रूढ़िवादिता है, अपनी धारणाएं हैं, और या फिर आपकी भाषा भी हो सकती है, ये विविधता के कारण है। आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका खान पान, हर चीज विविधता का कारण है, और यही चीज भेदभाव के कारण भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है कि विविधता को हमने असमानता क्या है, असमानता क्या है, सिर्फ एक दूसरे से अलग होना। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के जैसा नहीं हो सकता हर तरीके से। जब दिखने में ही अलग है तो गुण कैसे एक हो सकते हैं, चाहे वो एक लेखन शैली क्यों ना हो, वो अलग होती है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई हमारे बीच ये जो असमानता और भेदभाव है, ये यहाँ पर कैसे कैसे हैं, इसके उदाहरण देखे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने विविधता को संजोने के लिए और भेदभाव, असमानता को दूर करने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए, और कैसे जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और वो आज भी हमारी आत्माओं में स्थापित है। तो इसीलिए आप इसी तरह विविधता, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आप लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे आप प्लीज़ क्लिक कीजिए ताकि आपको क्लासेस का, लाइव क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, और हमारी तरफ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड खान 10 KHN10 आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।